नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। हम आपके लिए लेकर आए हैं सेंट्रल स्टाइल सर्विस डिपार्टमेंट की यूनिट 8 जिसका नाम है संक्रमण नियंत्रण और रोकथाम और आत्म स्वास्थ्य और उसका रखरखाव, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ हाइजीन। कार्य सूची में हम देखते हैं, पहले हम पढ़ेंगे CSSD विभाग के संक्रमण नियंत्रण और रोकथाम के महत्व, जो हम स्लाइड नंबर 6 से 7 पर पढ़ेंगे। दूसरा, जीवाणु रहित से विचलन की पहचान, जो हम स्लाइड नंबर 8 से 9 पर पढ़ेंगे। तीसरा, विभिन्न प्रकार के कीटाणु शोधन, जो हम स्लाइड नंबर 10 से 14 पर पढ़ेंगे। चौथा, हाथों को धोने की प्रक्रिया, जो हम स्लाइड नंबर 16 से 18 पर पढ़ेंगे। पांचवा, संक्रमण नियंत्रण, जो हम स्लाइड नंबर 19 से 21 पर पढ़ेंगे। छठा, एक्सपोजर कंट्रोल प्लान, जो हम स्लाइड नंबर 22 पर पढ़ेंगे। सातवां, PPE का उपयोग, PPE का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग, जो हम स्लाइड नंबर 24 से 25 पर पढ़ेंगे। आठवां, संचरण संक्रमण के तत्व, जो हम स्लाइड नंबर 26 पर पढ़ेंगे। नौवां, संक्रमण की श्रृंखला, जो हम स्लाइड नंबर 27 से 29 पर पढ़ेंगे। 10वां, कारक एजेंट की व्याख्या, जो हम स्लाइड नंबर 30 पर पढ़ेंगे। 11, संग्रह स्रोत पर चर्चा, जो हम स्लाइड नंबर 31 पर पढ़ेंगे। 12, बाहर निकलने का पोर्टल, जो हम स्लाइड नंबर 32 से 33 पर पढ़ेंगे। 13, स्वयं संवारने और रख रखाव की तकनीक का विकसित करना, जो हम स्लाइड नंबर 35 से 36 पर पढ़ेंगे। 14, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण, जो हम स्लाइड नंबर 37 से 39 पर पढ़ेंगे। 15वां, केंद्रीय सेवा क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर चर्चा, जो हम स्लाइड नंबर 40 पर पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे 16 नंबर पर अभ्यास प्रश्न, जो हम स्लाइड नंबर 15, 23 और 34 पर देखेंगे। शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक CSSD विभाग में संक्रमण नियंत्रण और रोकथाम के महत्व। CSSD विभाग मतलब सेंट्रल स्टाइल सर्विस डिपार्टमेंट में किस तरीके से हम इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं और उसको प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सी टीम्स होती है, क्या क्या नीतियाँ होती हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, किस तरीके से स्वास्थ्य से जुड़े इन्फेक्शंस या हेल्थ से रिलेटेड इन्फेक्शंस के स्रोतों को या जो एजेंट्स हैं उनको कम कर सकते हैं, किस तरीके से हमें प्रिकॉशन यूज़ करना है, प्रिकॉशन में क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण प्रथाएं बीमारी के संभावित प्रसार के जोखिम को कम करके सभी के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। अधिकांश स्वास्थ्य सेवाओं या सुविधाओं में एक संक्रमण रोकथाम विशेषज्ञ होते हैं, जो बीमारी के प्रसार को रोकने में विशेषज्ञ होता है। ये व्यक्ति एक संक्रमण नियंत्रण टीम नीतियों, प्रक्रियाओं और सुरक्षा सावधानियों की समीक्षा कर और स्वास्थ्य से जुड़े संक्रमणों के स्रोत और दरों की निगरानी करके अस्पताल के भीतर फैलने वाली संक्रामक बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए काम करती है। HIV संक्रमण के जो रोगियों को चिकित्सा उपचार प्राप्त करते हैं, समय प्राप्त होते हैं, वे रोगी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं और रोग नियंत्रण केंद्र CDC के अनुसार वे कई मामलों में रोके जा सकते हैं। सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी ने बताया है कि HAI की स्वास्थ्य सेवा उद्योग की सालानी अनुमति मतलब जो इन्वेस्ट है पर ईयर का, वो कितना है 9.8 बिलियन की लागत है, जिसमें सर्जिकल साइट संक्रमण का सबसे बड़ा प्रतिशत $3.3 बिलियन से अधिक है। उच्च संचालन, प्रसंस्करण और भंडारण के अभाव में ये उपकरण दूषित हो सकते हैं और गुणवत्ता रोगी देखभाल से समझौता कर सकते हैं। अधिकांश स्वास्थ्य सुविधाएं में केंद्रीय बांझ आपूर्ति विभाग CSSD गुणवत्ताओं रोगी देखभाल प्रदान करने के लिए आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवाणु रहित से विचलन की पहचान। एक जीवाणु रहित परीक्षण माइक्रोबियल सदूषण का पता लगाते हैं और ये निर्धारित करने के लिए डेटा प्रदान करता है कि आपका उत्पाद रिलीज के लिए तैयार है या नहीं। एक बांझ परिणाम इंगित करता है कि नमूने में कोई दूषित सूक्ष्म जीव नहीं पाया गया है। नॉट स्टेरिल परिणाम माइक्रोबियल विकास को इंगित करता है और जांचा गया उत्पाद जीवाणु रहीनता के परीक्षण का अनुपालन नहीं करता है जब तक कि यह प्रदर्शित नहीं किया जाता है कि परीक्षण अमान्य है। प्रयोगशाला त्रुटि के कारण जीवाणु रहीनता विफलता अमान्य है या नहीं, ये निर्धारित करने के लिए एक जांच की जाती है।
एक बार जीवाणु रहित परीक्षण शुरू होने जाने के बाद प्रशिक्षित सूक्ष्म जीव विज्ञान समय समय पर माइक्रोबियल विकास का संकेत देने वाले मेलापन या धुंध के लिए विकास मीडिया का निरीक्षण करते हैं। ऊष्मायान 14 से 14 और उप संस्कृति दिन 14 से 18 अवधि के दौरान माइक्रोबियल सदूषण किसी भी बिंदु पर प्रकट हो सकता है। एक बार सदूषण की पुष्टि हो जाने के बाद परीक्षण आउट ऑफ सस्पिशियस है और एक असफल जीवाणु रहितता परीक्षण के कारण को निर्धारित करने में आसानी या आवश्यकता हो सकती है। समझौता कंटेनर अखंडता, अनुचित सड़न रोकने वाला प्रसंस्करण और सुविधाएं, अमान्य नसबंदी प्रक्रियाएं, झूठी सकारात्मक बांझपन विफलता को अमान्य करने के लिए ARL बायोफार्म का मानदंड परीक्षण की तारीख के आसपास के दिनों से ISO 5 पर्यावरण निगरानी आइसोलेट्स के बीच एक प्रजाति स्तर माइक्रोबियल पहचान मैच है, या यह सबूत है कि परीक्षण बांझपन परीक्षण नियंत्रण या सामग्री विफलताओं के कारण समझौता किया गया था। यदि कोई माइक्रोबियल पहचान मैच या परीक्षण नियंत्रण सामग्री की विफलता है तो उसी लोट लेखों की संख्या और परीक्षण विधि का उपयोग करके एक बांझपन पुनः परीक्षण अमान्यता के मानदंड को पूरा करता है। विभिन्न प्रकार के कीटाणु शोधन, मतलब हम किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल यूज कर हम जो हमारे आर्टिकल्स हैं उन्हें बिना ऑटोक्लेव किए हुए उन्हें स्टाइल कर सकते हैं, उन्हें फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया या फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल कर सकते हैं। उसके अंदर पहले आता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का 37% हम यूज कर हम हाई लेवल पर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें स्टाइल कर सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड मुख्य रूप से फॉर्मेलिन नामक पानी आधारित घोल के रूप में उपलब्ध होता है, जिसमें वजन के हिसाब से 37% फॉर्मेल्डिहाइड होता है। इसका उपयोग उच्च स्तरीय कीटाणुनाशक और स्टरलेट के रूप में किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड जलीय अवस्था में अपने जीवाणुनाशक, तपेदिक नाशक, कवकनाशी, विषाणुनाशक और स्पोरिसाइडल प्रभाव डालता है। साथ ही कम तापमान वाली भाप के साथ संयोजन में ग्लूटाल्डिहाइड दूसरा नंबर पर ग्लूटाल्डिहाइड एक संतृप्त डाइहाल्डिहाइड है जो व्यापक रूप से एक शक्तिशाली स्टेरिलेट और उच्च स्तरीय कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका व्यापक स्पेक्ट्रम जीवाणुनाशक, स्पोरिसाइडल, कवकनाशी और विषाणुनाशक गतिविधि का कवर करता है। यह कम तापमान कीटाणु शोधन और महत्वपूर्ण और अर्ध महत्वपूर्ण उपकरणों जैसे एंडोस्कोप, डायलिसर और सर्जिकल उपकरणों के नसबंदी के लिए एक आदर्श रसायन बनाता है। फिर हम देखते हैं ऑर्थोफेटल एल्डिहाइड। ऑर्थोफेटल एल्डिहाइड 1999 में इसकी शुरुआत के बाद से ऑर्थोफेटाल्डिहाइड को अधिकांश अमेरिकी स्वास्थ्य सुविधाओं में ग्लूटाल्डिहाइड से बेहतर माना जाता है, सुरक्षित विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाता है। एडवांस स्टेरिलाइजेशन प्रोडक्शन एक जॉनसन्स एंड जॉनसन्स कंपनी द्वारा सीडेक्स-ओपीए को यूज FDA द्वारा एक उच्च स्तरीय कीटाणुनाशक के रूप में मंजूरी दी गई थी। और एंडोस्कोप के कीटाणु शोधन, जो एंडोस्कोप होते हैं उन्हें हम फ्री फ्रॉम कर सकते हैं, किससे? माइक्रोब से, माइक्रोबियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से के लिए ग्लूटाल्डिहाइड के उपयुक्त प्रतिस्थापन के रूप में उभरा है। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करते हैं? इसमें 7.5% हाइड्रोजन परऑक्साइड युक्त कीटाणुनाशक समाधानों को स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में नसबंदी और उच्च स्तरीय कीटाणु शोधन के लिए US FDA द्वारा अनुमोदित किया गया है। US FDA द्वारा नसबंदी के लिए 7.5% हाइड्रोजन परऑक्साइड युक्त कीटाणुनाशक समाधान को मंजूरी दी गई है। पैरासिटिक एसिड एथिलीन ऑक्साइड और एल्डिहाइड स्टेरिलेट्स का एक और उभरता हुआ विकल्प पैरासिटिक एसिड है। पैरासिटिक एसिड आधारित समाधान हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तुलना में अधिक शक्तिशाली कीटाणुनाशक माना जाता है। कम सांद्रता पर स्पोरिसाइडल
जीवाणुनाशक, विषाणुनाशक और कवकनाशी है और पर्यावरण के अनुकूल है। उन्होंने चिकित्सा उपकरणों, एंडोस्कोप और हेमोडायलाइजर के लिए पारंपरिक कीटाणुनाशक की जगह ले ली है। हाइड्रोजन परऑक्साइड पैरासिटिक एसिड संयोजन। पैरासिटिक एसिड जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो यह अधिक प्रभावी पाया गया है। आमतौर पर ग्लूटाल्डिहाइड प्रतिरोधक माइक्रोबैक्टीरिया के खिलाफ एफडीए द्वारा स्वीकृत संयोजन उत्पाद में एसिड हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट और स्टेरिलेंट, मिनीटैक, एंडोस्पोर प्लस स्टेरलाइजिंग और डिसइंफेक्टिंग सॉल्यूशन और पेरेक्ट 20 लिक्विड स्टेरिलेट डिसइंफेक्टेंट शामिल है। सोडियम हाइपोक्लोराइड क्लोरीन विमोचन एजेंट। सबसे लोकप्रिय सोडियम हाइपोक्लोराइड समाधान व्यापक रूप से मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या हेपेटाइटिस बी वायरस युक्त कठोर सतहों और रक्त के रिसाव के कीटाणु शोधन के लिए उपयोग किया जाता है। आयोडोफोर्स आयोडीन के परिसरों और घुलनशील एजेंट या वाहक, एंटीसेप्टिक और सतह कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। आयोडीन में जीवाणुनाशक, कवकनाशी, तपेदिक नाशक और विषाणुनाशक और स्पोरिसाइडल गुण होता है, जबकि इसके एंटीसेप्टिक गुण सर्वविदित है। फिनॉल फेनोलिक कीटाणुनाशक सूक्ष्म जीवों की कोशिका झिल्ली को बाधित करते हैं। डॉक्टर जोसेफ लिस्टर के एंटीसेप्टिक सर्जरी पर अपने अग्रणी काम के लिए फिनॉल के उपयोग के बाद से फेनोलिक कीटाणुनाशक का उपयोग निम्न और मध्यवर्ती स्तर के कीटाणुनाशक के रूप में किया गया है। फेनोलिक कीटाणुनाशक प्रभावी जीवाणुनाशक, कवकनाशी, ट्यूबरकुलोसाइड और विरुसाइड है, लेकिन क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल जैसे बीजाणु बनाने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ अप्रभावी है। 10वां चतुर्धोतक अमोनियम यौगिक। चतुर्धोतक अमोनियम यौगिक का उपयोग विभिन्न प्रकार के नैदानिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, जैसे कि पूर्व संचालन, कीटाणु शोधन, गैर महत्वपूर्ण उपकरणों की कीटाणु शोधन और कठोर सतह की सफाई और गंधहरण। अभ्यास प्रश्न 1, विभिन्न प्रकार के कीटाणु शोधन कौन कौन से हैं? पहला फिनॉल, दूसरा सोडियम हाइपोक्लोराइड, तीसरा आयोडोफोर्स, चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। हाथ धोने की प्रक्रिया। हम किस तरीके से अपने हाथों को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं? अपने हाथों को सही तरीके से धोने के लिए 5 चरणों का पालन करें। अपने हाथों को धोना आसान है और ये कीटाणु के प्रसार को रोकने के सबसे प्रभावी तरीके में से एक है। स्वच्छ हाथ कीटाणुओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और हमारे समुदाय में फैलने से रोकने में मदद करते हैं, जिसमें आपके घर, कार्यस्थल, स्कूल और चाइल्ड केयर सुविधाएं शामिल है। हर बार इन 5 चरणों का पालन कर सकते हैं। अब पहला, अपने हाथों को साफ बहते हुए पानी से गीला करें और नल बंद करें और साबुन लगाएं। दूसरा, अपने हाथों को साबुन से आपस में रगड़कर झाग दें। अपने हाथों को पिछले हिस्से, अपनी उंगलियों को बीच और अपने नाखून के नीचे झाग बनाएं। अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक स्क्रब करें। फिर अपने हाथों को साफ बहते हुए पानी से अच्छी तरह धो लें। अपने हाथों को साफ तौलिए से सुखाएं या हवा में सुखाएं। जब आप साबुन और पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो हैंड सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं। ज्यादातर स्थितियों में कीटाणुओं से छुटकारा पाने के लिए साबुन और पानी से हाथ धोना सबसे अच्छा तरीका है। यदि साबुन और पानी आसानी से उपलब्ध नहीं है तो आप अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल हो। आप उत्पाद लेबल को देखकर बता सकते हैं कि सैनिटाइजर में कम से कम 60% अल्कोहल है या नहीं। हाथ धोने की प्रक्रिया जिस तरीके से मैंने बताई थी, पाम टू पाम करना है, फिर राइट पाम ऑफ ओवर लेफ्ट डोर्सम एंड लेफ्ट पाम ओवर राइट डोर्सम। तीसरा, पाम टू पाम फिंगर इंटरलेस्ड, then back to of the finger to opposing palm with finger interlocked. Rotation rubbing of right thumb clasped in left palm and vice versa. Rotational rubbing backwards and forwards with clasped
फिंगर ऑफ राइट हैंड एंड लेफ्ट पाम एंड वाइस वर्सा। संक्रमण नियंत्रण कार्यागम का मुख्य उद्देश्य के संचार को या संक्रमण के संचरण को रोकने में मदद करना है या रोकना है। सूक्ष्म जीव के आधार पर संक्रमण संचरण को रोकने के लिए विशेष सावधानियों की आवश्यकता होती है। संचरण आधारित सावधानियों के लिए संकेतों के उदाहरण निम्नलिखित है। पहला, मानव सावधानियां। किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग अपनी सावधानियां रखकर अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकता है। सभी रोगी देखभाल के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें हाथों की स्वच्छता, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, उपयुक्त रोगी प्लेसमेंट, रोगी देखभाल उपकरण, कपड़ा और कपड़े धोने का प्रबंधन, सुरक्षित इंजेक्शन प्रथाओं, सुइयां और अन्य तेजस वस्तुओं को उचित निपटान शामिल है। फिर है संपर्क सावधानी। अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर आ जाते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना है। या ज्ञात या संदिग्ध संक्रमण वाले रोगियों के लिए उपयोग किया जाता है जिनके संपर्क में के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। उन रोगियों के लिए मानक सावधानियों को आवश्यकता है। साथ ही परिवहन और रोगियों की आवाजाही को सम्मिलित करें। डिस्पोजेबल रोगी देखभाल उपकरण का उपयोग करें और पूरी तरह से सफाई और कीटाणु शोधन रणनीतियों का उपयोग करें। तीव्र संक्रामक दस्त जैसे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, वेस्कुलर रैशेस, मल्टी ड्रग प्रतिरोधक जीवन के साथ श्वसन पंथ के संक्रमण, फोड़े या जल निकासी वाले घाव जिन्हें कवर नहीं किया जा सकता है को संपर्क सावधानियों के तहत कर रहने की आवश्यकता है। बूंदों से सावधानियां मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हम किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं। ज्ञात या संदिग्ध संक्रमण वाले रोगियों के लिए उपयोग किया जाता है जो खांसी, छींक या बात करने के माध्यम से हवा से बूंदों द्वारा संचारित कर सकते हैं। ऐसे मामलों में रोगी पर मास्क लगाकर स्रोत का नियंत्रण किया जा सकता है या करना महत्वपूर्ण है। मानक सावधानियों का उपयोग करें मतलब मानव ह्यूमन क्या सावधानियां कर सकते हैं और परिवहन और आवाजाही पर प्रतिबंध लगाएं। शिशुओं और छोटे बच्चों, श्वसन पंथ के संक्रमण वाले मरीज मतलब अस्थमैटिक पेशेंट्स, उनको क्या करना है, हमें दूर रखना है। बुखार के साथ पेटिचियल या एक्सीमोटिक दाने और मेनिंजाइटिस को छोटी बूंदों के तहत रखा जाता है। वायुजनित सावधानियां ज्ञात या संदिग्ध संक्रमण वाले रोगियों के लिए उपयोग करें जिन्हें हवाई मार्ग से प्रेषित किया जा सकता है। उन रोगियों का पहले उल्लेखित सभी सुरक्षा के साथ एक हवाई संक्रमण अलगाव कक्ष में रहने वाले आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण रोगजनक जिन्हें वायुजनित सावधानियों की आवश्यकता होती है वे उसे तपेदिक खसरा, चिकन पॉक्स और प्रसारित herpes जोस्टर, संदिग्ध वस्कुलर रेशेस, फुफ्फुसीय घुसपैठ के साथ खांसी, बुखार, खांसी, कोरिस बुखार के साथ मैकुलोपॉपुलर रेशेस वाले मरीजों को हवाई सावधानियों से बरतने की जरूरत है। मतलब हम जो एयरबोर्न इन्फेक्शन हो रहा है उससे हम किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं। एक्सपोजर कंट्रोल प्लान किस तरीके से अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के संक्रमण में आते हैं या इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें किस तरीके से उसे कंट्रोल करना है, उसके कांटेक्ट में आने से बचना है। एक एक्सपोजर कंट्रोल प्लान एक संगठन के रासायनिक या स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का एक उत्पादक है जो श्रमिकों को जोखिम को रोकने के लिए दिशा और अपेक्षाओं प्रदान करता है। आप जहां काम करते हैं उसके आधार पर आपके नियामक प्राधिकरण को आपस एक या अधिक जोखिम नियंत्रण योजनाओं की आवश्यकता हो सकती है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोगों के बीच में अभी कोविड-19 का इशू चल रहा था और अभी भी है कहीं कहीं पर, तो हम लोग किस तरीके से किसी भी कोविड पेशेंट के एक्सपोजर से प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर रहे थे, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसके कांटेक्ट में आने से बच रहे थे। एक्सपोजर कंट्रोल प्लान के 6 चरण होते हैं। पहला, आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। हम हमारे जो भी पीपीई किट है उसका यूज कर सकते हैं, उपकरण का यूज कर सकते हैं, परिशोधन प्रक्रियाएं कर सकते हैं, निपटान कर सकते हैं, पुनः उपयोग करना या उपयोग योग्य उपकरण को कीटाणु रहित कर सकते हैं और अपने हैंड वॉशिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं।
अभ्यास प्रश्न 2, एक्सपोजर कंट्रोल प्लान कितने प्रकार के या कितने चरण होते हैं? पहला 5, दूसरा 3, तीसरा 6, चौथा 7। सही उत्तर है एक्सपोजर कंट्रोल प्लान 6 प्रकार के या 6 चरण होते हैं। पीपीई का उपयोग, पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, किस तरीके से या क्यों करना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पीपीई आमतौर पर अस्पतालों, डॉक्टर के कार्यालयों और नैदानिक प्रयोगशालाओं जैसे स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में उपयोग किया जाता है। जब ठीक से उपयोग किया जाता है तो पीपीई संक्रामक सामग्री जैसे वायरल और बैक्टीरियल प्रदूषण और आपकी त्वचा, मुंह, नाक या आंखों के बीच एक बाधा के उपकरण में कार्य करता है। बाधा में रक्त, शरीर के तरल पदार्थ या श्वसन स्राव से दूषित पदार्थों के संचरण को अवरुद्ध करने की क्षमता होती है। पीपीई उन रोगियों की भी रक्षा कर सकता है जो एक शैलीय प्रक्रिया के माध्यम से संक्रमण के अनुबंध के लिए उन उच्च जोखिम में है या जिनकी चिकित्सा स्थिति है, जैसे कि एक इम्यूनोडेफिशिएंसी पदार्थों या संभावित संक्रामक सामग्री आपके संपर्क में आने से जो आगंतुकों और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा लाए गए हैं। जब ठीक से और उन्हें अन्य संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं जैसे हाथ धोना, अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना और खांसी और छींक का कवर करने के साथ उपयोग किया जाता है तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के प्रसार को कम करता है। पीपीई के प्रभावी उपयोग में पहनने वाले और अन्य लोगों दोनों को संक्रमण से बचाने के लिए दूषित पीपीई को ठीक से हटाना और निपटान शामिल है। पीपीई के अंदर क्या आता है? कंपोनेंट ऑफ पीपीई: फेस शील्ड, ग्लव्स, गॉगल्स, गाउन, हेड कवर, फेस मास्क एंड रेस्पिरेटर और शू कवर। फिर हम देखते हैं संचरण संक्रमण के तत्व। स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स के सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य मार्गों द्वारा प्रेषित किया जाता है: संपर्क करना, छोटी बूंद, हवाई, आम, वाहन। संक्रमण की श्रृंखला: संक्रमण होने के लिए कई चीजें करनी पड़ती है। इस अक्सर संक्रमण की श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। श्रृंखला में 6 लिंक होते हैं। संक्रमण रोग: कोई भी सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या कवक जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। कारणों की जीवन संक्रमण का कारण होगा। पोरस मतलब गुना करना या बढ़ना। आक्रमण क्षमता: ऊतक में प्रवेश करने के लिए और रोगजनकता, बीमारी पैदा करने की क्षमता। संग्रह: वे स्थान जहाँ सूक्ष्म जीव निवास करता है, पनपता है और प्रजनन करता है, अर्थात भोजन, पानी, शौचालय की सीट, लिफ्ट बटन, मानव मल और श्वसन स्राव। निकास और पोर्टल मतलब किस तरीके से वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जाता है, उसके लिए उसे उस पर्सन से निकलना होता है। एग्जिट भी हम बोल सकते हैं। वे स्थान जहां जीव जलाशय छोड़ता है, जैसे श्वसन पथ, आंत पथ, मूत्र पथ या रक्त शरीर के अन्य तरल पदार्थों द्वारा वो उस इन्फेक्टेड पर्सन से बाहर आएगा। फिर संचरण की विधा: वे साधन जिसके द्वारा एक जीव एक वाहन से दूसरे वाहन के में प्रवेश करता है और स्थानांतरित होता है। प्रविष्ट: पोर्टल मतलब एंट्री, उद्घाटन जहां संक्रामक रोग मेजबान के शरीर में प्रवेश करता है, जैसे श्लेष्मा झिल्ली, खुला घाव या ट्यूब शरीर गुहाओं डाली जाती है, जैसे मूत्र कैथेटर और फीडिंग ट्यूब। मतलब एंट्रिंग पोर्टल क्या है, एंटर करने की साइट क्या है। भावुक मेजबान: वे व्यक्ति जिसमें बीमारी से संक्रमण होने का खतरा है। कई कारक एक व्यक्ति बनाते हैं। उम्र सहित बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील, अंतर्निहित पुरानी बीमारियों जैसे मधुमेह, अस्थमा, ऐसी स्थितियां जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है, जैसे HIV, कुछ प्रकार की दवाएं, आक्रामक उपकरण जैसे फीडिंग ट्यूब और कुपोषण। कारक एजेंट की व्याख्या: रोग कारक एजेंट से संबंधित शब्दों की सूची। रोग कारक एजेंट शब्द आमतौर पर एक जैविक रोगजनक को संदर्भित करता है जो एक बीमारी को कारण बनाता है। तकनीकी रूप से ये शब्द एक विष या जहरीले रसायन को भी उल्लेख कर सकता है जो बीमारी का कारण बनता है। रोग पैदा करने वाले कारक 5 समूहों में आते हैं: वायरस,
बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कृमि। संक्रामक रोग इसके कारण हो सकते हैं बैक्टीरिया, ये एक कोशिका वाले जीव, स्ट्रेप थ्रोट, मूत्रपत्र के संक्रमण और तपेदिक जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। वायरस, बैक्टीरिया से भी छोटे वायरस सामान्य सर्दी से लेकर एड्स तक की कई बीमारियों का कारण बनते हैं। संग्रह स्रोत पर चर्चा। संक्रमण का जलाशय कोई भी व्यक्ति, जानवर, पौधे, मिट्टी या पदार्थ जिसमें एक संक्रामक एजेंट सामान्य रूप से रहता है और गुणा करता है। जलाशय आमतौर पर संक्रामक एजेंट को खुद को चोट पहुंचाए बिना परेशान करता है और एक स्रोत के रूप में कार्य करता है जिससे अन्य व्यक्ति संक्रमित हो सकते हैं। संक्रामक एजेंट मुख्य रूप से अपने अस्तित्व के लिए जलाशय पर निर्भर करता है। ये जलाशय से है कि संक्रामक पदार्थ मानव या किसी अन्य अति संवेदनशील मेजबान को प्रेषित किया जाता है। एक संक्रामक एजेंट का भंडार वे आवास है जिसमें एजेंट सामान्य रूप से रहता है, बढ़ता है और गुणा करता है। जलाशयों में मनुष्य, जानवर और पर्यावरण शामिल है। जलाशय वे स्रोत हो भी सकता है और नहीं भी जिससे एजेंट को मेजबान में स्थानांतरित किया जाता है। बाहर निकलने का पोर्टल वे स्थान जहाँ जीव संग्रह छोड़ता है जैसे श्वसन पथ, आंत्र पत्र और मूत्र पत्र या रक्त और शरीर के अन्य तरल पदार्थ। क्षेत्रीय संचरण में प्रवेश और निकास के पोर्टल में आर्थ्रोपोड काटने की शरीर की सभी सतहें या रक्त प्रवाह शामिल है। डिंब में लंबवत संचरण प्लेसेंटा के माध्यम से जन्म के दौरान या कोलेस्ट्रम या दूध में हो सकता है। बाहर निकलने का तरीका जरूरी नहीं है कि प्रवेश के पोर्टल जैसा हो। निकास का द्वार कोई भी मार्ग है जो रोगजनकों को जलाशयों या मेजबान छोड़ने में सक्षम बनाता है। मनुष्यों में बाहर निकलने की प्रमुख द्वार है आहार, उल्टी, दस्त या काटने से, जेनिटोरियनरी यौन संचरण के माध्यम से, श्वसन, खांसने, छींकने और बात करने से, त्वचा के घावों के माध्यम से, ट्रांसप्लेसेंटल जहां संचरण मां से भ्रूण में होता है। अभ्यास प्रश्न 3, बाहर निकलने का पोर्टल। पहला आहार, उल्टी, दस्त या काटने से। दूसरा जेनिटोरिनरी यौन संचरण के माध्यम से। तीसरा श्वसन, खांसने, छींकने और बात करने से। चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। स्वयं संवारने और रख रखाव की तकनीक विकसित करना। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अच्छे व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्वच्छता है। व्यक्तिगत स्वच्छता, जिसे व्यक्तिगत देखभाल के रूप में भी जाना जाता है, में से निम्नलिखित सभी शामिल हैं: नहाना, बालों की देखभाल, नाखून की देखभाल, पाँव की देखभाल, कोमल देखभाल, दांतों की देखभाल। व्यक्तिगत स्वच्छता शरीर को साफ रखती है और इसके प्रसार को रोकने में मदद करती है। रोगाणु, ग्रूमिंग, नाखूनों और बालों की देखभाल करना है। इन गतिविधियों के उदाहरण होंगे बालों को स्टाइल करना, शेविंग करना, ट्रिम करना और नाखूनों को पेंट करना। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में निम्नलिखित क्षेत्र भी शामिल हैं: पोषण, आवश्यक मनोरंजन अवसर, नींद और व्यायाम। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसे कई कारक हैं अच्छा महसूस करने और दिखने में योगदान देते हैं। महसूस करना और अच्छा दिखना प्रत्येक के लिए महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत या व्यक्ति की भावनात्मक और शारीरिक भलाई है। आपकी भूमिका में आपकी जिम्मेदारियां सहायता से लेकर व्यक्तिगत देखभाल प्रदान करने तक अलग अलग होगी। ये गतिविधियां प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अद्वितीय है। DSP के टूल किट में पेशेवर नैतिकता का एक सेट शामिल है जो DSP को मार्गदर्शन करता है। वे सब कुछ करता है। व्यक्तिगत देखभाल वाले व्यक्तियों की देखभाल में सहायता करता है। करते समय DSP पेशेवर नैतिकता के प्रति विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। ये नैतिकता या सिद्धांत बने जाते हैं, दिनचर्या के रूप में उनका अभ्यास किया जाता है और प्रत्येक दिन लागू किया जाता है। एक DSP के रूप में आप आवेदन करना चाहेंगे। आपकी पेशेवर नैतिकता हर बार जब आप व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति की सहायता से और समर्थन करते हुए देखभाल में कौशल है।
व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण एक विशेष उपकरण या कपड़ा होता है जिसका प्रयोग आप स्वयं और रोगी को जीवाणुओं से बचाने के लिए करते हैं। यह वायरस, बैक्टीरिया या खून से आपको बचाने में सहायता करता है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या पीपीई संक्रमण नियंत्रण प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। पीपीई आपको रोगी को, आपके कर्मचारियों और विजिटरों को बीमारी से बचाता है। पीपीई में दस्ताने, गाउन, चश्मे, मास्क और चेहरे के आवरण शामिल हैं। दस्ताने। एक मेडिकल आवरण में दस्तानों का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। दस्ताने विनाइल या नाइट्राइट रबर के बने होते हैं और इनका प्रयोग केवल एक ही बार में पहनने के लिए किया जाता है। दस्तानों को उन समय पहनना चाहिए जब संक्रामक बीमारी या शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ के संपर्क में आने का खतरा हो। मास्क को नाक और मुंह के ऊपर पहना जाता है। आंख, मुंह और नाकों के माध्यम से संक्रमण सबसे अधिक होता है और ये पीपीई आपको ये प्रकार बीमारियों से बचाता है। पीपीई का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यदि आपको मुंह से निकलने वाले पदार्थ संक्रमण का जोखिम हो तो आपके चेहरे पर आवरण पहन सकते हैं ताकि अपने पूरे मुंह को बचाया जा सके। फेस शील्ड का प्रयोग शरीर से निकलने वाले पदार्थों को आंखों के संपर्क में आने से रोकने के लिए पदार्थों को किया जाता है। इसे पहनने से सिफारिश आपके द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाओं पर निर्भर है। गाउन एक अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है। वाटरप्रूफ कपड़े से बने होते हैं और इनका प्रयोग केवल एक ही बार पहनने के लिए किया जाता है। गाउन को यूनिफॉर्म के ऊपर से पहना जाता है जबकि मेडिकल प्रोफेशनल अत्यधिक बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आने का खतरा हो वही लोग इन्हें पहनते हैं। जूतों का कवर जूतों और फर्श को सुरक्षा के लिए किया जाता है। मेडिकल वातावरण में अचानक रिसाव हो सकता है। धब्बों या से स्वच्छता बचाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। चश्मे का प्रयोग आंखों पर पहनने के लिए किया जाता है। केंद्रीय सेवा क्षेत्रों में पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर चर्चा। कई विशेष पर्यावरणीय मुद्दे मानव स्वास्थ्य और कल्याण को बाधित कर सकते हैं। इन मुद्दों में रासायनिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, रोग पैदा करने वाले रोगाणु, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचे की कमी है, खराब बुनियादी ढांचे के खराब पानी की गुणवत्ता शामिल है। कचरा प्रबंधन। अस्पतालों के भीतर उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन महत्वपूर्ण है। शोर को अवांछित ध्वनि के रूप में परिभाषित किया गया है। संक्रमण नियंत्रण, विकिरण सुरक्षा, सामान्य भवन सुरक्षा, पानी की गुणवत्ता, HVAC। धन्यवाद। आपका हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।